हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन या संपदा अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन अथवा संपदा क्या है ये समझ लेते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित वह पदार्थ जो हमारे लिए अति उपयोगी हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी पदार्थ और ऊर्जाएं नेचर अथवा प्रकृति से मिलती हैं या प्राप्त होती हैं उन्हें ही प्राकृतिक संसाधन अथवा नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब आपके मन में होगा प्रश्न कि ये प्राकृतिक संसाधन होते कौन कौन से हैं। तो जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, पौधे हैं, वन है, वन्य जीव, खनिज पदार्थ आदि होते हैं। इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति अथवा नेचर का कोई भी घटक या कंपोनेंट जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने बताया, भूमि है, मिट्टी, जल, वन, स्थल आदि ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं अथवा प्राकृतिक संपदाएं होती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन अथवा नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके प्रकार समझ लेते हैं, वर्गीकरण समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन अथवा नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया। पहला नवीकरणीय संसाधन अथवा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन अथवा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए इनमें से पहले नवीकरणीय संसाधन को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो ऐसी संपदा जो प्रयुक्त होने के बाद भूजैवीय रासायनिक चक्र से होकर शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाती है उसे नवीकरणीय संपदा कहते हैं या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे वायु, जल, मृदा, जीव आदि इसी प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे संसाधन हैं ये जिनका अनिश्चित काल तक उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पुनः से प्राप्त हो जाएंगे, पुनः से बन जाएंगे, इसलिए नवीकरणीय हो गए। फिर दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या है? कुछ पदार्थ उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते हैं और सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। यानी ऐसे संसाधन या ऐसी संपदा जो उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त ना हो पाए या पुनः प्राप्त ना हो, हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसे अनवीकरणीय संपदा कहते हैं या अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे? खनिज, कोयला, खनिज तेल आदि ऐसी संपदाएं हैं जिन्हें अनवीकरणीय संपदा अथवा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये दोबारा से ऐसे संसाधन जो दोबारा से प्राप्त ना हों उन्हें ही अनवीकरणीय कहते हैं, यानी जिनका नवीकरण ना किया जा सके, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय हो जाएंगे। और जिनका नवीकरण किया जा सके वो नवीकरणीय हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संपदाओं का मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से दोहन कर रहा है। जो मनुष्य है वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से इन प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इससे अनवीकरण योग्य पदार्थों के समाप्त होने की दशाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। यानी जो अनवीकरणीय हैं, जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है, उन पदार्थों के समाप्त होने की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है। यानी वो समाप्त होने की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी दशाएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। नवीकरण योग्य पदार्थों के चक्र भी पूरे ना हो पाने के कारण उनकी उपस्थिति भी असंतुलित हो गई है। अब जो नवीकरणीय हैं, यानी जो पुनः से प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों के जब चक्र पूरे नहीं हो पाते हैं, पूरा भूजैवीय चक्र नहीं चल पाता है, तो उनकी भी उपस्थिति थोड़ा सा असंतुलित हो गई है, यानी सही से उपस्थित नहीं हो पा रही है। अब इसमें सबसे अधिक हानि जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की होती है। अब चूंकि ये उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा हानि किसकी होगी? जीव जंतुओं की होगी व पेड़ पौधों की होगी। पेड़ पौधों की अनेक जातियों की होगी जो विलुप्त हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब प्राकृतिक संपदा का संरक्षण समझ लेते हैं। अर्थात
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए उनके दोहन को नियमित करने के लिए उनके दोहन को सीमित करना होगा और कुछ आवश्यक संरक्षण हैं जो विधियां हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी? पहला, जैसे भूमि को कैसे संरक्षित किया जाए, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो भूमि संरक्षण का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना और मृदा अपरदन को रोकना। यानी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो ना जाए और जो मिट्टी कट बह जाती है, जो मृदा अपरदन होता है वो ना हो। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटना बहना। तो इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए, यानी जो हमारे फसल चक्र है उसको क्रम से अपनाना चाहिए। सघन फसल को बोते रहना चाहिए। मृदा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी फसल चक्र, अगर खेत की बात की जाए तो उसमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। और मृदा अपरदन के लिए, अगर मृदा अपरदन ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए कि वृक्षारोपण करते रहना चाहिए, वृक्षों को लगाते रहना चाहिए, पेड़ों को लगाते रहना चाहिए। खाद व उर्वरकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। उर्वरा शक्ति बनी रहे इसके लिए खेतों में खाद वगैरह डालते रहना चाहिए, उर्वरक वगैरह डालते रहना चाहिए। खाद क्या है? जो जिसमें जैविक चीज़ें मिली होती हैं, खाद होती है। और उर्वरक क्या होते हैं? जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, रासायनिक चीज़ें होती हैं, रासायनिक खाद होती है, उसे क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। जैसे यूरिया है, डाया है, ये सब क्या हैं? ये उर्वरक होते हैं। और खाद क्या है? जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, सब खादें हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए। और जो पहाड़ी एरियाज हैं, जहाँ पर पहाड़ों पर खेती की जाती है, ढलान पर खेती की जाती है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए। जो सीढ़ीनुमा खेती होती है उसके बारे में आप जानते होंगे, जिससे जल के बहने से मिट्टी न बहे। अब जब सीढ़ीनुमा खेती होगी तो जल बहेगा नहीं, और जब जल नहीं बहेगा तो मिट्टी भी कटेगी नहीं, बहेगी नहीं। पशुओं को ज़्यादा चढ़ने से रोकना चाहिए। और बाढ़ों द्वारा भूमि के अपरदन को रोकने के लिए नदियों पर बांध बनाने चाहिए, ताकि नदियों के जो बांध टूटेंगे नहीं तो बाढ़ नहीं आएगी। फिर दूसरा है जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या है? जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण तथा जंगलों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यानी वृक्षारोपण हमें जरूर करना चाहिए। अगर एक पेड़ काटते हैं 10 पेड़ लगाएं कम से कम। और जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए। यह क्रिया भूमिगत जल भंडार को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जो भूमि के नीचे जल है उसको बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, जंगलों को सुरक्षित जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जल पौधों की जड़ों के सहारे भूमि में अधिक मात्रा में चला जाता है। यानी पौधों की जो जड़ें होती हैं, इनके माध्यम से जो जल होता है जड़ों के सहारे से भूमि में अधिक मात्रा में चला जाता है। झीलें हैं, तालाब हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए। उनमें से मिट्टी, कूड़ा करकट आदि नहीं डालना चाहिए। जो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिट्टी उठाकर ले गए, डाल दिया, कूड़ा करकट उसी में डाल देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और समय समय पर इनकी सफाई करते रहना चाहिए। समय समय पर क्या है? उनकी सफाई करते रहें, उनको साफ करते रहें। नए जल भंडार तथा नए बांध भी बनाने चाहिए। और नए जल भंडार, अगर आपके यहाँ जल भंडार नहीं है, तालाब वगैरह नहीं है, झील वगैरह, तो आप बनाते रहें, नए बांध बनाते रहें। वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को एकत्र करना चाहिए। और जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर गड्ढे वगैरह खोद करके वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहा जाता है, वर्षा के जल को इकट्ठा करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो वर्षा वाले जल के क्षेत्रों में जल को एकत्रित करना चाहिए। जल का प्रदूषण रोकने के लिए जल में कल कारखानों के अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों को मिलने से रोकना चाहिए। यानी जल प्रदूषण ना हो, जल दूषित ना हो, जल गंदा ना हो, इसके लिए जो कल कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, उनको जल में नहीं मिलने देना चाहिए, उनको नहीं मिलाना चाहिए। घरेलू कूड़ा करकट व मल मूत्र भी जल में नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घरेलू कूड़ा करकट उठाया और ले जाकर के जल में डाल देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। मल मूत्र नालियों के माध्यम से बहा देते हैं, तो ये भी सब नहीं करना चाहिए। इससे जल प्रदूषित होता है, गंदा होता है, जिससे जो जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं वो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। मृत जीवों को भी जल में नहीं बहाना चाहिए। और जो मृत जीव हैं उनको भी जल में नहीं डालना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए। फिर आते हैं अगले पर, वन संरक्षण पर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर। तो वनों की उपयोगिता असीमित है, अतः इनको नष्ट होने से बचाना अति आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनको नष्ट बिल्कुल नहीं होने देना है वनों को। वनों के विनाश से भूमि का अपरदन होता है। अगर वन विनाश हो जाएंगे, वन खत्म हो जाएंगे,
तो भूमि का अपर्दन होगा। भूमि अपर्दन यानी भूमि का कटना बहना, जल का क्षरण होगा और बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाएगा, यानी जल भी खत्म हो जाएगा और बाढ़ आने का खतरा भी हो जाएगा। वनों को आग से बचाना चाहिए, वृक्षों को हानिकारक कीटों व बीमारियों से बचाना चाहिए। यानी जो वन होते हैं उसमें आग वगैरह लग जाती है, बहुत से लोग आग लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आग लगाने से बचाना चाहिए, आग ना लग पाए उसमें। और वृक्षों को हानिकारक कीटों से, यानी जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, तो इन सब से रक्षा करनी चाहिए। फिर आते हैं अगले पर। अगला है वन्य प्राणियों का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन में जो जीव रहते हैं उनका संरक्षण। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण अति आवश्यक है। जो वन में जीव रहते हैं उनका संरक्षण, उनको बचाना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य जंगली जानवरों के शिकार का आरंभ से ही शौकीन रहा है, बहुत पहले से, करोड़ों वर्षों से जो मनुष्य है वो जंगली जानवरों का शिकार करता आ रहा है। अतः उसने इतनी अधिक संख्या में जानवरों का शिकार कर डाला है कि उनकी जातियां तक विलुप्त हो गई हैं। यानी समझ गए हैं आप लोग अच्छी तरह से कि शिकार करते करते क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं वन्य जीवों की जो विलुप्त हो गई हैं अथवा संकटग्रस्त अवस्था में आ गई हैं। जैसे कौन कौन से बता देते हैं आपको। मगरमच्छ, मगरमच्छ की खाल के लिए इनका बहुत शिकार किया गया, जिससे बड़ी मछलियों की संख्या बढ़ गई और वे मानवोपयोगी छोटी मछलियों को अधिक मात्रा में खाने लगी। मतलब जब ज़्यादा मगरमच्छ नहीं रहे तो अब बड़ी मछलियों को कौन खाए, तो बड़ी मछलियां बच गईं, संख्या इनकी बढ़ गई, तो इन्होंने क्या किया, बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दिया। अब मानव के लिए उपयोगी हैं छोटी मछलियां, इसलिए इनकी मात्रा कम होने लगी। इसी प्रकार सर्पों को उनकी खाल के लिए, यानी सांपों को लोग मार डालते हैं उनकी खाल निकालने के लिए, अथवा अपना दुश्मन समझकर भी मार डालते हैं, तो ये इस तरह से अत्यधिक संख्या में मारे जाते हैं और उनकी जातियां तथा संख्या बहुत कम होती जाती है इस तरह से। इसके परिणाम स्वरूप चूहों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि होती है, यानी जब सांप नहीं रहेंगे तो चूहे भी अधिक संख्या में वृद्धि होती है, जिससे खेतों में जो अनाज होता है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, भंडार गृह में जो अनाज होता है उसको अधिक हानि पहुंचाते हैं। इसलिए अन्य वन्य जंतुओं का शिकार वर्जित होना चाहिए, यानी वन में जो जीव रहते हैं, जो जंतु रहते हैं, उनका शिकार नहीं होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। विलुप्तीकरण की क्रिया को कम करने तथा अन्य वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए पार्क तथा चिड़ियाघरों का निर्माण करना चाहिए। यानी जो विलुप्त हो रहे हैं वन्य जीव उनको कम करना चाहिए, जंतुओं की सुरक्षा के लिए पार्क बनाना चाहिए, चिड़ियाघरों का निर्माण करना चाहिए। फिर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के अंतर्गत आखिरी है अनवीकरण योग्य पदार्थों का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद जीव उन्हें सदैव के लिए समाप्त कर देता है, यानी एक बार उनका उपयोग करता है और वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अभी मैंने परिभाषा आपको शुरू में बताई भी थी। तो वे वापस नवीन रूप में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनका नवीकरण नहीं हो सकता, वो दोबारा से नहीं बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था खनिज, कोयला, पेट्रोल आदि हैं। प्रकृति में ये सभी पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि इनका उपयोग इसी प्रकार से होता रहा, अधिक से अधिक होता रहा, तो इनके स्रोत समाप्त हो जाएंगे, ये मिलना बंद हो जाएंगे। इनकी कमी से अनेक प्रकार के संकट भी हो जाएंगे, जैसे ऊर्जा का संकट पैदा हो जाएगा। अतः इनका संरक्षण करने के लिए इनके दोहन पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी सीमित मात्रा में इनका दोहन होना चाहिए, सीमित मात्रा में इनका उपयोग होना चाहिए। साथ ही इनके लिए अन्य स्रोत भी ढूंढे जाने चाहिए कि इनको कैसे बनाया जाए, उसके लिए दूसरे स्रोत भी ढूंढने चाहिए, दूसरे सोर्सेज भी ढूंढने चाहिए।